नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। हरिद्वार पुलिस ने यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया है। महामंडलेश्वर है जूना अखाड़े के। हरिद्वार की जन धर्म संसद में जो हेट स्पीच का मामला है, इनके खिलाफ लगातार आवाज भी बुलंद थी कि इन्हें जल्द से जल्द पुलिस पकड़े, क्योंकि गलत शब्दों का चयन, गलत बयानबाजी नरसिंहानंद की तरफ से की गई थी। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले इस मामले में पुलिस ने जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया था। यति नरसिंहानंद हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर अनशन कर रहे थे। उसके बाद यति नरसिंहानंद के खिलाफ भी हेट स्पीच मामले में केस दर्ज किया गया था और अब हरिद्वार हेट स्पीच मामले में हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। हेट स्पीच मामला हरिद्वार में धर्म संसद लगाई गई थी। वसीम रिजवी पहले गिरफ्तार हो गए थे। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ ये अनशन पर बैठे हुए थे। इनकी रिहाई की लगातार मांग कर रहे थे। सर्वानंद घाट पर ये अनशन पर बैठे थे। वहां पर इन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद से इनकी लगातार तलाश थी। अब इनको गिरफ्तार कर केस दर्ज पहले ही हो चुका था। अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उसके मुताबिक अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो करीब 2 साल बाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आ गए हैं और बाहर आते ही उन्होंने कहा कि मैं चुनावी मैदान में उतरूंगा भी और चुनाव में जीत हासिल भी करूंगा। अब्दुल्ला आजम ने रिहाई के बाद कहा उनके बीमार पिता को फर्जी मुकदमों में फंसाकर 2 साल से जेल में बंद किया हुआ है। ऐसी कोई रुकावट नहीं है जो उनके पिता की जमानत के लिए ना डाली गई हो। इसके आगे अब्दुल्ला बोले कि उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट उनके पिता को इंसाफ देगा। करीब 2 साल बाद जमानत मिली है। अब्दुल्ला आजम खान के बेटे, जेल से रिहाई उन्हें मिल गई है, जेल से रिहा हो गए हैं। अब्दुल्ला आजम को सभी मामलों में जमानत दे दी गई है और उन्होंने बाहर आकर कहा है कि चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा भी। तो देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखकर यही लग रहा है कि तीसरी लहर का पीक अब नजदीक नहीं है। रिपोर्ट आप देखिए। देश में कोरोना वायरस के नए केसों में लगातार इजाफा हो देखने को मिल रहा है। शनिवार का जो आंकड़ा सामने आया उससे ऐसा लगता है कि कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक की ओर बढ़ रही है। देश भर में 2,68,933 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही देश भर में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 14,17,820 हो गई है। राहत की बात यह है कि इस एक दिन में 1,22,684 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। बीते एक सप्ताह तक केसों में तेजी से इजाफा देखने को मिला था और नए केस मिलने का आंकड़ा 1 लाख से बढ़कर 2.5 लाख तक पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना वायरस को लेकर भारत के लिए चेतावनी जारी की है, वो डर पैदा करने वाली है। यूएन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर यानी डेल्टा वेरिएंट से अप्रैल से जून के बीच में करीब लाख लोगों की मौत हुई और अर्थव्यवस्था पर काफी नकारात्मक असर पड़ा था। देश में अलग अलग राज्यों में ओमाइक्रोन के एक दिन में 6,000 से ज्यादा केस मिले हैं। तो बेतहाशा बढ़ोतरी से यही लग रहा है कि जो तीसरी लहर का पीक है वो बेहद नजदीक है। अब बात महाराष्ट्र की कर ले हैं। महाराष्ट्र भी सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहां से डेल्टा के मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं और जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने जो आंकड़ों का विश्लेषण किया है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी यही कहा गया कि ओमाइक्रॉन से ज्यादा डेल्टा के मरीज मिल रहे हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट आप देखिए। देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए केस दर्ज करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र टॉप पर है। यहां कोरोना के 43,211 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के नए मामलों में 16.7% अकेले महाराष्ट्र में मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा डेल्टा वेरिएंट के मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 4200 से ज्यादा नमूनों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 68% डेल्टा के मरीज मिले हैं, जबकि 32% मरीज ओमाइक्रोन से संक्रमित पाए गए। मुंबई में कोरोना के 10,661 नए मामले सामने आए हैं और 11 लोगों की मौत हुई है। यहां कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 73,518 है। इस बीच पुणे नगर निगम क्षेत्र में कोरोना के 5,705 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 31,907 पहुंच गई है। इधर पुणे शहर में 31 और पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। शहर में संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि वैक्सीन का काम संक्रमण रोकने से ज्यादा संक्रमण की गंभीरता को रोकना है। वहीं दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है। वहीं हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि अब इसी तरह केसेस तेजी से घटेंगे। रिपोर्ट आप देखिए।
दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में शनिवार को कमी आई है। दिल्ली में शनिवार को बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 20,718 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 30 लोगों की मौत भी हो गई है। नए आंकड़ों के साथ दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 93,407 हो गई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 30.64% है। जबकि शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 24,383 नए मामले सामने आए थे और 34 मरीजों की मौत हुई थी। वहीं गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 28,867 नए मामले सामने आए थे और इस दौरान 31 लोगों की जान गई थी। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 29.21% था। हालांकि दिल्ली में कोरोना के मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि दिल्ली में पिछले 5-6 दिनों से एडमिशन नहीं बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में अभी भी करीब 85% बेड खाली पड़े हैं। बता दें कि दिल्ली में लगातार दूसरे दिन संक्रमण दर 30.64% है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की पीक है और अब केस कम होना शुरू हो जाएंगे। तो दिल्ली में उत्तराखंड और गोवा के प्रत्याशियों के नाम तय हों, इसको लेकर आज बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होनी है। शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये मीटिंग होगी। आज दिल्ली में गोवा और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। बीजेपी की यह बैठक शाम को 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी। गोवा में टिकटों के बंटवारे के मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि भी शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, संगठन महामंत्री BL संतोष भी शामिल होंगे। वहीं उत्तराखंड को लेकर भी बैठक होनी है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भी उत्तराखंड को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें विधानसभा चुनाव में रैली, जनसभा से प्रचार पर रोक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति केंद्र, बूथ और पन्ना प्रमुख के स्तर पर चुनाव प्रचार को केंद्रित करने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी संगठन बूथ स्तर पर मजबूत है। पार्टी के पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है, लिहाजा बूथों पर 5-5 कार्यकर्ताओं की कई टीमें बनाई जाए, जो घर घर और गली गली प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। बीजेपी ने आखिरकार सभी तरह की चर्चाओं को विराम लगाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर सीट से उतारने का फैसला किया है और 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी ने कल जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 107 प्रत्याशियों के नाम हैं, जिनमें से 105 कैंडिडेट पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए हैं। इस लिस्ट से बीजेपी ने 83 सिटिंग विधायकों में से 63 को टिकट दिया है। जिन मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं, पार्टी ने उनके स्थान पर कुछ युवाओं और डॉक्टरों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की इस लिस्ट में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से टिकट दिया गया है। पहले अटकलें थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की इस लिस्ट में 10 महिला उम्मीदवार हैं। पहले लिस्ट में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया है। ज्यादातर OBC और दलित को टिकट देकर बीजेपी ने उन आरोपों को मिटाने की अच्छी खासी कोशिश की है, जिसके आधार बनाकर योगी सरकार के मंत्री और विधायकों ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी दलित, पिछड़े और OBC का ख्याल नहीं रख रही। इन आरोपों को पार्टी ने दरकिनार किया है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में रुकने बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आप देखते रहिए टाइम्स नाउ।